चलिए फिर बाद में बात होगी। सुनो, प्लीज लिसन केयरफुली। आई रिपीट वंस अगेन, रिलेटिव प्रोनाउंस इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश। रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो इंग्लिश का क्या है, फाउंडेशन है। और हम बात करें आपके एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स में जो है एग्जामिनर जो है ना बहुत ही आसानी से एक सिंपल सा क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन को घुमा देता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर उधर करता है, घुमाता है, और आप भी लगते हैं वहां पे घूमने पूरी तरीके से। तो घूमना नहीं है, बल्कि एग्जामिनर्स को क्या करना है ना, उसको घुमा देना है। घूमते हम लोग क्यों हैं, इसलिए कि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए हम लोग घूमते हैं, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि बताओ हुज का इस्तेमाल कहाँ होता है, वो फौरन बोलता है कि हुज का इस्तेमाल करते हैं इंसान के लिए। क्यों करते हैं, तो पोजीशन दिखाने के लिए हम लोग उसका करते हैं। इसलिए बोलता है कि उसको किताब की एक लाइन याद है और पूरी तरीके से क्या है, वो किताब से गाइडेड है। वो कहता है इट इज यूज्ड टू अराइज ए क्वेश्चन फॉर द पोजीशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। हुज का इस्तेमाल जो है हम लोग इंसान के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, उसके पोजीशन को दिखाने के लिए, उसके ऑनरशिप को दिखाने के लिए, उसके अधिकार को दिखाने के लिए। जैसे द बॉय हुज फैमिली, वह लड़का जिसकी परिवार, तो यहाँ पे चूंकि हु भी नहीं आएगा और हुम भी नहीं आएगा। लेकिन आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, अ ट्रिंगल हुज थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रिंगल्स। अब बताइए वहां पे जो ट्रिंगल जो लिखा हुआ है, तो क्या वह इंसान है? वो तो इंसान नहीं है ट्रिंगल ना, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो वहां पे चूंकि होना चाहिए था विच, क्या होना चाहिए था, ऑफ विच होना चाहिए था, लेकिन वहां पे हुज क्यों लिखता है, वहां पे हुज क्यों लिखता है? तो करना यह है कि चूंकि अगर हम कंपेटिटिव इंग्लिश की बात करें या आपकी फॉर्मल इंग्लिश की बात करें, तो हुज का यूज सिर्फ बस सिर्फ इंसान के लिए होता है, उसके पोजीशन को शो करने के लिए। लेकिन इंग्लिश जो है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और फॉर्मल इंग्लिश तक ही सीमित नहीं है। उसमें इनफॉर्मल इंग्लिश भी है, उसमें मॉडर्न इंग्लिश भी है, जो हम डेली लाइफ में खूब यूज करते हैं उस चीज को। तो चूंकि अपने नॉलेज को अपडेट थोड़ा सा लिमिट नहीं करना है ना, उस नॉलेज को क्या करना है, अपडेट करना है। और हमारी भी लाइफ जो है और आप लोगों की जो लाइफ है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तक ही लिमिट नहीं है, वो फॉर्मल इंग्लिश तक ही लिमिट नहीं है, ठीक है। अब सुनो, हम लोग इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो में हम लोग पढ़े थे रिलेटिव प्रोनाउंस, वहां हम लोग पढ़े थे हु और हुम के बारे में। उससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में, वहां पढ़े थे हम लोग, वहां पढ़े थे हु, हुम, हुज, विच और व्हाट के बारे में। ये सारे जो है क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है अपने नाउन से रिलेट करते हैं, इसलिए उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा, हु और हुम के बारे में क्या पढ़ा, ये क्या करते हैं कि दो सेंटेंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो है इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स एंटीसीडेंट। और रिलेटिव प्रोनाउंस जो है ये टोटली क्या है कि अपने एंटीसीडेंट पर निर्भर करता है। लेकिन अब देखो कि हुज का इस्तेमाल जो है वो कहां पे होता है। तो पूरे रिलेटिव प्रोनाउंस में अगर हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करें, कंपेटिटिव इंग्लिश की बात करें, हम लोग आगे देखेंगे इस चीज को, हम बात करें तो हुज का प्रयोग सिर्फ बस सिर्फ इंसान के लिए किया जाता है। कब, जब उसका पोजीशन दिखाना हो तब। हुज का इस्तेमाल हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करेंगे इसी वीडियो में। घबराने की जरूरत नहीं है, कहां पे होगा और कहां भी ये चीजें जो है वो लिखी गई है मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम लोगों का जो लिमिट है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तक ही नहीं है। चलो अब देखो ये क्या है, हु है ना। हु क्या होता है, हमारा सब्जेक्टिव केस, और हु का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका हुम होता है। और हुम जो है हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये किसका ऑब्जेक्टिव है, तो हुम का है। रिलेटिव प्रोनाउंस हमने पढ़े थे और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं पढ़े थे। और हु का पॉजिटिव केस क्या होता है, वो होता है आपका हुज। क्या होता है, हुज। और इस तीनों का यूज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश या फॉर्मल इंग्लिश में इंसान के लिए होता है। किसके लिए होता है, इंसान के लिए होता है, ठीक है। हु हमारा सब्जेक्टिव है। कैसे, सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, हुम को हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, और हुज का हम लोग यूज पोजीशन दिखाने के लिए, मालिकाना हक दिखाने के लिए, किसी पर ऑनरशिप दिखाने के लिए। नाउन में हम लोग पढ़े थे एक चीज,
राम्स मोबाइल। वहां हम लोग पढ़े थे किसी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी चीज पर हम लोग अपना पोजेशन या मालिकाना हक को दिखाते हैं। जैसे राम्स की मोबाइल, राम्स मोबाइल मतलब राम की मोबाइल। तो राम का क्या है, इस पे क्या है, पोजेशन है, इसका ऑनरशिप है, इसका इस पे अधिकार है पूरी तरीके से। अब कोई पूछता है कि बताइए ये राम क्या है, सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? तो राम जो है यहाँ पे ना सब्जेक्ट है और न ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है देखिए, अब सेंटेंस को थोड़ा सा आगे लिखते हैं। राम्स मोबाइल इज न्यू, राम की मोबाइल जो है वो न्यू है। अब बताइए ये जो इज आया है वर्ब, ये बताइए ये राम के लिए आया है या मोबाइल के लिए आया है? राम नया है या मोबाइल नया है? क्या है? तो मोबाइल इज न्यू, मोबाइल नहीं है ना, मोबाइल क्या है वो नहीं है। अब यहाँ पे जो है ये इज जो आया है ये किसके लिए आया है? मोबाइल के लिए आया है। अब बताइए कि यहाँ पे ये राम क्या है, सब्जेक्ट है? नहीं है। हाँ एक चीज है कि राम्स का इस पे पोजेशन है, अधिकार है कि राम की ही मोबाइल है, अपना ऑनरशिप दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं है और ऑब्जेक्ट भी नहीं है। जैसे टॉम्स फैमिली, टॉम्स की फैमिली। अब यहाँ पे टॉम क्या है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? तो दोनों में से कोई नहीं है। टॉम्स फैमिली लिव्स इन दिल्ली, टॉम की फैमिली जो है वो दिल्ली में रहती है। टॉम की जो फैमिली है वो क्या करती है, दिल्ली में रहती है। अब यहाँ पे ये टॉम क्या है, अच्छा ये लिव्स जो आया वो किसके लिए आया है, टॉम के लिए या फैमिली के लिए? दिल्ली में रहता कौन है, टॉम या फैमिली? तो फैमिली रहती है ना, टॉम की फैमिली रहती है, टॉम दिल्ली में नहीं रहता। तो यहाँ पे टॉम सब्जेक्ट थोड़े है, यहाँ पे ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो नाउन में हम लोग बहुत ही आसानी से एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, क्या लगाकर, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर किसी ऑब्जेक्ट पर किसी चीज पर हम लोग अपना ऑनरशिप दिखाते हैं, हम लोग अपना पोजीशन को दिखाते हैं। हाँ टॉम का इस पर अधिकार है, इसके फैमिली पर इसका अधिकार है, ऑनरशिप है, इसका अधिकार है। यहां तक तो ये बात ये होगी। अब है कि क्या प्रोनाउन में भी हम लोग एपोस्ट्रोफी एस लगाकर ऑनरशिप दिखाते हैं, अपने पोजीशन को दिखाते हैं? तो बिल्कुल नहीं है। पर्सनल प्रोनाउन तो आपको याद होगा, हम लोग पढ़े थे कि पर्सनल प्रोनाउन के केसेस में क्या होता है, आई हमारा सब्जेक्टिव केस होता है और आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी, और आई का पॉजिटिव केस क्या होता है आपका, माई, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है आपका, माइन होता है। सिमिलरली यू को देख लीजिए, यू आपका सब्जेक्टिव केस होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, और इसका पॉजिटिव केस क्या होता है, योर होता है ना, और इसका पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होता है, वो होता है आपका योर्स। लेकिन योर्स में आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते हैं, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा योर्स। जैसे दिस इज योर्स, यह तुम्हारा है, वहां पे एपोस्ट्रोफी एस आप नहीं लगा सकते हैं। तो फॉर्मल इंग्लिश जो है या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है वो ये कहता है कि अगर आपको मालिकाना हक दिखाना है, किसी पे ऑनरशिप दिखाना हो, तो आप हुज का इस्तेमाल करें वहां पर, सिर्फ इंसान के लिए। लेकिन जैसे ही हम लोग इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं और मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, सबके साथ लगाइए, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। देखेंगे हम लोग, देखेंगे एग्जाम्पल्स में, देखें यहां पर देखिएगा, दिस इज द बॉय, ठीक है, हो गया। लिव्स इन दिल्ली। अब यहां पे प्रोनाउन रख के आप चेक कीजिए, प्रोनाउन रख के यहां पे आप चेक कीजिए कि यहां पे क्या आएगा, आपको आजादी है। यहां पे हु आएगा या यहाँ पे हुम आएगा या यहाँ पे आपको हो जाएगा, रख के चेक कर लीजिए। जो आएगा जिससे आप सेटिस्फाइड है, सेंटेंस जो अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, स्टेटमेंट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो उस चीज को रख दीजिए, ठीक है। चलो थोड़ा सा देख लिया, हम लोग हु रखते हैं। अच्छा ये फैमिली जो है, ये लिव्स आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये किसके लिए आया हुआ है, फैमिली के लिए आया है या इस लड़का के लिए आया हुआ है? तो ये लड़का दिल्ली में रहता है या फैमिली दिल्ली में रहती है? तो फैमिली दिल्ली में रहती है, तो ये जो वर्ब आया हुआ है ये फैमिली के लिए आया हुआ है। अब बताओ हु का वर्ब क्या है, हु हमारा सब्जेक्टिव केस होता है ना, तो इसको वर्ब तो चाहिए,
तो हु का वर्ब क्या है? और हम लोग पढ़े थे हु और हुम को, तो हम बताए थे कि हु के जस्ट बाद क्या आता है, आपको वर्ब आता है। क्या आता है? वर्ब। तो हु के जस्ट बाद तो यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे वर्ब तो है ही नहीं, हु नहीं होगा। हुम को रख कर देखते हैं। चलो हुम को रख लो, रख के दिखाइए, हुम आएगा वहां पर? हुम जो है ये किसी का ऑब्जेक्ट होता है। कोई काम किया होगा तो वो होता है उसका ऑब्जेक्ट। आप भी बताओ कि ये लड़का जो है ये कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया है ना, ये कोई काम ही नहीं किया है, तो यहाँ पे हुम भी नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? आपको हुज आएगा। क्या आएगा? हुज। क्या आएगा? हुज आएगा। हाँ, अब एक है कि यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, जिसकी फैमिली, जो फैमिली नहीं, जिनकी फैमिली नहीं, जिसकी फैमिली जो है वो दिल्ली में रहती है। अब इस लड़का का हक जो है वो कहाँ पे है? इस फैमिली पे हक है, ऑनरशिप है यहाँ पे इसको। और ये क्या है? आपका पोजीशन है कि उस लड़के की फैमिली जो है, लड़की की फैमिली जो है वो क्या करती है? दिल्ली में रहती है। दूसरी बात, अगर इस सेंटेंस को डायरेक्ट लिखना है तो आप लिख दीजिए इस तरह, बॉयज फैमिली लिव्स इन दिल्ली। सेंटेंस यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। बॉयज फैमिली लिव्स इन दिल्ली। मैंने कहा कि अब बॉयज क्या है? नाउन है, और नाउन में मैंने एपोस्ट्रोफी लगा दिया और इसका हक दिखा दिया इस पर कि लड़का का फैमिली जो है दिल्ली में रहता है। लेकिन ये सिंगल सेंटेंस है। क्या है? सिंगल सेंटेंस है। और यहाँ पे क्या है? ये सिंगल क्लॉज है। यहाँ पे देखिएगा दो क्लॉज है आपका, एक मेन क्लॉज है और दूसरा जो है वो क्या है? आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। तो रिलेटिव प्रोनाउंस में एटलीस्ट कितने क्लॉज होते हैं? एटलीस्ट कम से कम दो क्लॉज होना चाहिए। ऐसे तो लिखना है सिंगल क्लॉज में, तो इसको आप लिख दीजिए, नाउन में एपोस्ट्रोफी लगाइए, जिसपे उसको हक दिखाना है दिखाइए, जो लिखना है लिख दीजिए। लेकिन यहां भी ना लड़का सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कि लड़का कुछ नहीं करता ना, उसकी फैमिली दिल्ली में रहती है, लड़का कुछ करता नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं सब्जेक्ट है और नहीं ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका मेन क्लॉज हो गया और ये वो आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करता है? दो क्लॉज को कनेक्ट करता है ना, उसको जोड़ता है। दोनों सेंटेंस को क्या करता है? जोड़ता है। सिंगल सेंटेंस तो होता नहीं है। ठीक है, और अगर डायरेक्ट लिखना है तो ऐसे इसको लिख सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए, रीमा इज द गर्ल। देखिए यहाँ पे क्या होगा? हु हो या ये होगा, हुम होगा या हुज होगा, क्या होगा? यहाँ पे हु रखे क्या? हु को। यहाँ पे हु जो है, अगर आप यहाँ पे हु रखते हैं तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हु के जस्ट बाद क्या आता है? आपको वर्ब आता है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं है, वो नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये हस्बैंड है। अब बताइए कि ये लड़की डॉक्टर है, ये लड़की जो है ये डॉक्टर है, कि उसका जो हस्बैंड है वो डॉक्टर है। तो उसका हस्बैंड डॉक्टर है ना, लड़की तो कुछ है ही नहीं है। हाँ, रीमा एक लड़की है, बस एक लड़की है, लेकिन डॉक्टर वो नहीं है। उसका जो हस्बैंड है वो डॉक्टर है। तो यहाँ पे जो इज आया है ये किसके लिए आया है? ये वर्ब जो आया है किसके लिए आया है? तो हस्बैंड के लिए आया हुआ है, इसके लिए थोड़ा आया हुआ है। तो हु नहीं आएगा, हुम नहीं रखेंगे हम। अब देखो थोड़ा सा हुम को रख के देखो, तो हुम को रख के देखिए, हुम आएगा? हुम भी है, ये भी किसी का क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कुछ किया रहता ना, तब ना ऑब्जेक्ट आता। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपको हुम भी नहीं आएगा। हुम जो है क्या होता है? किसी का ऑब्जेक्ट होता है। कोई काम किया होगा तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा हुम। जैसे द बॉय हुम आई इनवाइटेड, वो लड़का जिसको मैंने इनवाइट किया था। अब यहाँ पे हुम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा ना? यहाँ पे हुज होगा। क्या होगा? हुज होगा। रीमा इज द गर्ल हुज हस्बैंड। रीमा एक लड़की है जिसका हस्बैंड जो है वो क्या है? एक डॉक्टर है। ऐसा नहीं बोल सकते रीमा इज द गर्ल, रीमा एक लड़की है जो हस्बैंड डॉक्टर है, नहीं, जिसका हस्बैंड जो है वो डॉक्टर है। अब इसकी जो है पोजीशन क्या है? इस पे मलिकाना हक ये दिखा रही है। ठीक है, इस लड़की का हक जो है उस पे है। अब इसको डायरेक्ट लिखना है तो लिख दीजिए, गर्ल्स हस्बैंड
लिव्स इन दिल्ली, लिव्स इन दिल्ली डायरेक्ट लिख दिए। ये सिंगल क्लॉज, सिंगल सेंटेंस है, तो आप सिंगल सेंटेंस में, सिंगल क्लॉज में आप रिलेटिव प्रोनाउंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे लिखना है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस में एटलीस्ट कम से कम आपके पास 2 क्लॉज होता है और उसको क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है, हु, हुम, व्हिच, व्हाट को रखकर, तो वहां पे थोड़ा सा देखना होता है। ये आपका मेन क्लॉज है, वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यहाँ पे 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस को कनेक्ट करना है। यहाँ पे तो किसी की कनेक्ट करने की कोई बातें नहीं हो रही है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, आपका हुज होगा, आपका हु नहीं। ठीक है, आप देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को, तब तक नोट कर लो। देखिए सेंटेंस को, ए रूम व्हिच फ्लोर्स इज मेड ऑफ मार्बल्स लुक्स अट्रैक्टिव। एक रूम जिसका फ्लोर जो है वो मार्बल से बना है, वो अट्रैक्टिव दिखता है। एक घर जिसकी दीवारें जो है वो पेंट होती है, वो ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत दिखता है। ए ट्रायंगल जिसके तीनों साइड जो है वो इक्वल होते हैं, उसको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, आप देखिए कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। अभी आप कहेंगे, अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी तो आप बोल रहे थे कि हुज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग जानवर के लिए करते हैं, सॉरी, हुज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंसान के लिए करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। कब करते हैं, जब ऑनरशिप दिखाना हो या जब पोजीशन दिखाना हो तो हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये रूम, ये भी इंसान नहीं है, हाउस ये भी इंसान नहीं है, ट्रायंगल ये भी इंसान नहीं, तो फिर यहाँ पे हुज का इस्तेमाल क्यों, यही चीज मैंने आपको बताना था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है वो गलत है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है, तीनों का तीनों सेंटेंस जो है वो आपका गलत है। और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश या और फॉर्मल, और जो आपका फॉर्मल इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्या है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट भी गलत है। इसलिए कि जो आपका एग्जाम्स है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और फॉर्मल इंग्लिश को ही अलाउ करता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये गलत है। लेकिन अगर हम बात करें इनफॉर्मल इंग्लिश की और मॉडर्न इंग्लिश की हम बात करें तो तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है, वो आपका सही है, कहीं गलत नहीं है। अगर आप मैगजीन्स पढ़ते होंगे, आप नॉवेल्स पढ़ते होंगे या आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि मोस्टली जो है वहां पे चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबके साथ हुज का इस्तेमाल किया जाता है सब। तो वहां पे थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि हम लोग तो सिर्फ पढ़े हैं कि हुज का इस्तेमाल जो है सिर्फ बस सिर्फ इंसान के लिए होता है, यहाँ पे तो हुज का इस्तेमाल जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हो गया है। तो मेन बताना यही था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों का तीनों स्टेटमेंट गलत है। फॉर्मल इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है क्या है, आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आपकी जो लिमिट है वो सिर्फ फॉर्मल इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तक ही नहीं होनी चाहिए, इनफॉर्मल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश को भी जानना जरूरी है। अब इसको सही कर लीजिए ना, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो क्या लिख देंगे, अच्छा एक चीज और, विच जो होता है, विच का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। विच के बारे में मैंने अभी डिस्कस नहीं किया, मैंने कल की क्लास में डिस्कस करूंगा विच के बारे में। बस बशर्ते आप इतना यहां पर जान लीजिए, विच जो है, विच इसका यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो विच जो है हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, और विच का ऑब्जेक्ट विच क्या होता है, हमारा सब्जेक्टिव केस, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी विच ही होता है। और इसका पजेटिव केस जो होता है वो होता है ऑफ विच। क्या होता है आपका, ऑफ विच होता है। तो क्योंकि यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है तो क्या करेंगे, यहां से हम सारे सेंटेंस में से व्हिच को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, हटाएंगे और उसके प्लेस पर हम लोग ऑफ विच को लिख देंगे। हमारा सेंटेंस जो है वो सही हो जाएगा। किसके अकॉर्डिंग, तो फॉर्मल इंग्लिश और आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी सही है, गलत नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश और इनफॉर्मल इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये भी आपका सही है। इसको सही कर लीजिए। कैसे कीजिएगा, और रूम कर दीजिए, ऑफ विच कर दीजिए, एट द प्लेस ऑफ व्हिच हमने लिख दिया ऑफ विच फ्लोर इज मेड ऑफ मार्बल लुक्स अट्रैक्टिव, आप लिख दीजिए यहां पे, करेक्ट हो गया। सेकेंड देख लीजिए आप, अ हाउस, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ व्हिच आप ऑफ विच लिख दीजिए,
आर पेंटेड लुक्स ब्यूटीफुल। कुछ नहीं करना है, हुज को हटाइए, ऑफ व्हिच लिख दीजिए। अ ट्रिंगल ऑफ व्हिच कर दीजिए। थ्री साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेकिन इस चीज को आप अगर कहीं पे देखते हैं मैगजीन में, न्यूज़पेपर्स में या कहीं बुक्स पे, तो वहां पे आप करेक्शन मत करने लग जाइएगा। करेक्शन सिर्फ करना है आपको एग्जाम्स में, ठीक है। करेक्शन करना है तो सिर्फ एग्जाम्स में कीजिएगा, वहां पे मत लगिए करेक्शन करने की, नहीं यहाँ पे गलत है, ये है वो है। ये भी सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है कि इसके अकॉर्डिंग तो इनफॉर्मल और मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपका करेक्ट हैं। लेकिन फॉर्मल इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या थे, आपका गलत थे। और फॉर्मल इंग्लिश और जो आपका मॉडर्न फॉर्मल इंग्लिश हो गया या आपका कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हो गया, उसके अकॉर्डिंग ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है आपके क्या है, आपका करेक्ट है, सही है। तो जब तक आप एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं करते हैं, जब तक आप एग्जाम को फाइट नहीं करते हैं, तब तक आपको क्या करना है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को और फॉर्मल इंग्लिश को ही फॉलो करना है, ठीक है। एक चीज और देखो, एजुकेशन की जो है ना कोई लिमिट नहीं है, जितना ही पढ़िएगा उतना ही इसमें जो है डूबते हुए चले जाइएगा। इसीलिए नॉलेज को थोड़ा सा लिमिट नहीं करके रखना है, इसको थोड़ा सा अपडेट करके रखना है। एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा, समझे, एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा कि जो आप देख रहे हैं ना, हुज प्लस क्लॉज है ना, देखिएगा हुज है, उसके बाद क्या है, क्लॉज है, और ऑफ विच है, इसके बाद भी क्या है, एक क्लॉज है। अब यहां पे देखिएगा ऑफ विच है, इसके बाद क्या है, एक क्लॉज है। अब एट द प्लेस ऑफ हुज और एट द प्लेस ऑफ विच हम यहां पे लिख सकते हैं विथ प्लस अ फ्रेज। इस दोनों को हटा के आप यहां पे इसको विथ को आप लिख सकते हैं। जैसे यहां पे आप देखिएगा अ हाउस, मैंने यहां से हुज को हटाया और मैंने यहां से ऑफ विच को रिमूव किया, ठीक है। विथ पेंटेड वॉल लुक्स ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अ हाउस विथ पेंटेड वॉल्स लुक्स ब्यूटीफुल। मैंने यहां से क्या कर दिया, हुज को रिमूव किया और इसके जगह से मैंने ऑफ विच को यहां से हटा दिया और मैंने यहां पे विथ को लिख दिया, बाकी का सेंटेंस मैंने वहां पर पूरी तरह लिख दिया। ये भी सेंटेंस आपका क्या है, करेक्ट है। लेकिन भाई फॉर्मल इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में अभी सब चीज मत लिखिएगा, न तो लिखिएगा तो फंस जाइएगा। क्योंकि हम टीचर हैं तो उसके नाते हम बताना ये चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई स्टेटमेंट आपको ऐसा दे दिया जाए और आपको वहां पे समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो। आप समझ में आना चाहिए, विथ लिख दिया, उसके बाद फिर V3 लिख दिया, पता नहीं कहां से लिख दिया। तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का मतलब एक है, ठीक है। इसको अ हाउस हुज बोलिए, अ हाउस ऑफ विच बोलिए, तीनों का मतलब एक ही है। लेकिन हर एक की अपनी अपनी एक क्या है, लिमिट है, तो उस लिमिट के दायरे में रखना है, ठीक है। हर एक आदमी का अपना अपना क्या होता है, लिमिट होता है, तो उसी के दायरे में रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं कि हुज का इस्तेमाल अगर हम लोग फॉर्मल इंग्लिश की बात करें या आपकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करें, तो सिर्फ हुज का इस्तेमाल मानव के लिए किया जाता है, इंसान के लिए किया जाता है। कब, जब उसको पोजीशन दिखाना हो, ऑनरशिप दिखाना हो, तब। लेकिन अगर हम इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करें और आपकी मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, तो हुज का इस्तेमाल चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सबके साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर ये चीज जो है आपको पेपर, मैगजीन्स, नॉवेल्स में ये सारी चीजें जो है आपको मिलेंगी, तो वहां पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कभी कभी इस तरह का भी स्टेटमेंट आपको मिल जाएगा, तो मतलब एक ही निकलेगा। जानना जरूरी है, इसलिए कि सिर्फ आपको इतना ही नहीं जानना है फॉर्मल इंग्लिश को और
कॉम्पिटेटिव इंग्लिश को। आपको इनफॉर्मल इंग्लिश भी जानना चाहिए, आपको मॉडर्न इंग्लिश भी जानना चाहिए कि आपको कहीं फंसना नहीं पड़े। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे कल।